अस्सलाम वालेकुम बेटा, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमारे पास एक टॉपिक है प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेजेस की जब हम बात करते हैं, नेम से भी क्लियर है, अगर इसे आप अंडरस्टैंड करना चाहें तो जैसे हम कहते हैं कि प्रोसीजरल, इट मीन प्रोसीजर, कौन सा प्रोसीजर। तो हम जब प्रोसीजर की बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगेन, पहले तो हमें ये नहीं पता था कि प्रोसीजरल लैंग्वेजेस किसे कहते हैं। अगेन एक और प्रॉब्लम आ गई अभी जो बेस्ड कर रही हूँ किसके ऊपर बेटा, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के ऊपर। अब जब हम बात करते हैं कि मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की, अगेन एक और कंसेप्ट है, तो हम कहते हैं द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज प्रोग्राम। इट मीन्स जब हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेट्स सी थाउजेंड्स ऑफ लाइंस हैं एक प्रोग्राम के अंदर, तो उसको अंडरस्टैंड करना और उसके अंदर एरर फाइंड करना, और अगर उसमें कोई चेंजेस करनी पड़े, मॉडिफिकेशन जो है जिसे आप कहते हैं मॉडिफाई करना हो, तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब डिफ़िकल्ट होगा ये सारा काम। तो हम क्या करते हैं, एक लार्ज प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं स्मॉल मैनेजेबल पार्ट। इट मीन्स कैसे, हम इसे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ईच पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड मॉड्यूल। मतलब एक ये कंप्लीट प्रोग्राम है, इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में बेटा डिवाइड किया। जब मैंने इसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया तो अब ये जो इस प्रोग्राम का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल। अब ये बेटा माइंड में रखिएगा। लेट्स सी ये जो पार्ट्स हैं, लेट्स सी ये हमारे पास है एवरेज फाइंड करने के लिए था, और ये टेम्परेचर फाइंड करने के लिए, और ये एरिया फाइंड करने के लिए था, और ये हमारे पास फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। लेट्स सी ये 3-4 मॉड्यूल्स बन गए एक प्रोग्राम के अंदर। अब बेटा अगर ये एक कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर, तो हमें कैसे पता चलता कि इस प्रोग्राम के अंदर आपने क्या क्या किया हुआ है। और अगर लेट्स सी हमें ये भी पता करना पड़ता भी, हमें सिर्फ़ और सिर्फ टेम्परेचर जो हमने फाइंड करना है उसका रिज़ल्ट चाहिए, तो हमें बजाय एक कंप्लीट प्रोग्राम रन करने के हम एक छोटे से इस पार्ट को एग्जीक्यूट करेंगे जो हमें टेम्परेचर का रिज़ल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ क्या होता कि हमें पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम रन करना पड़ता, तो उससे क्या उसके डिसएडवांटेजेस होते कि हमारा टाइम वेस्ट होता। सो टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हमें ये देखना है कि टाइम कम से कम कंज्यूम हो। और जब हमने ये देखना है कि जब एक स्पेसिफिक मॉड्यूल रन हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हमने जब एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को रन करना है तो कैसे हमें पता चलेगा इसकी आउटपुट या इनपुट। तो ये बेटा माइंड में रखिएगा ये बात, हर मॉड्यूल की इनपुट एंड आउटपुट अलग अलग होंगे। यानी इट मीन्स ये जो मॉड्यूल्स होंगे ये टोटली इंडिपेंडेंट होंगे दूसरे मॉड्यूल से, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट। यानी वन जो मॉड्यूल होगा वो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, और फर्स्ट सेकंड पे नहीं, सेकंड फर्स्ट पे नहीं, और इसी तरह ये कंटिन्यूसली जो है ना एक एक के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होंगे। तो इससे क्या, जो हमने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में देखा, इसका क्या एडवांटेज हुआ, हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि एक लार्ज प्रोग्राम को हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बेटा मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया कि भाई इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका टाइम सेव होगा। सेकंड थिंग, अगर लेट्स सी किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हुआ है, लेट्स सी मैंने प्रोग्राम रन किया और उसमें एरर्स आ गए, अब बजाय लेट्स सी मुझे एक कंप्लीट प्रोग्राम रन करने के एक स्पेसिफिक मॉड्यूल को रन किया या एक कंप्लीट प्रोग्राम को भी रन किया, तो लेट्स सी हमारे पास बेटा
रिज़ल्ट आया, तो हमने ये देखना है कि अगर एक ख़ास मॉड्यूल में प्रॉब्लम है तो हम उसी ख़ास मॉड्यूल को ही आइडेंटिफाई, उसके एरर्स आइडेंटिफाई करेंगे और रिमूव करेंगे। यानी डिबगिंग जो है हमारे लिए, डिबगिंग अगर मैं यहाँ पे आपको बताता जाऊँ, डिबगिंग इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस टू फाइंड एंड रिमूव द एरर फ्रॉम द कंप्यूटर प्रोग्राम। अब जब हम एक ख़ास मॉड्यूल से एक एरर फाइंड करेंगे तो उसको रिमूव करना भी इजी होगा, बजाय आप एक कंप्लीट प्रोग्राम से एक एरर फाइंड करने। यानी अगर इसकी एग्जांपल देखें तो अगर एक बिल्डिंग हो तो उसके, या एक यूनिवर्सिटीज़ हो तो उसमें देखें हमारे पास एक पूरी यूनिवर्सिटी को समझना या किसी ख़ास स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को फाइंड करना इजी तब होगा अगर वो एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, यानी डिपार्टमेंट्स में डिवाइड की हुई है। तो मुझे अगर लेट्स सी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जाना है तो मैं यूनिवर्सिटी, चाहे वो नेस्ट है, बहरिया है, कायद-ए-आज़म है, तो मैं स्पेसिफिक उसी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जाऊंगा और जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस करूंगा। मुझे पूरे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें नहीं जाना पड़ेगा। तो सेम लाइक अगर मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना था और उसमें कोई एरर आया है तो मुझे बाकी मॉड्यूल को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक स्पेसिफिक मॉड्यूल में जाके उसका एरर फाइंड करना होगा, रिमूव करना होगा। और इजी टू डिज़ाइन, देखें अगर आप डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो जब हम एक कंप्लीट प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में तो उसकी डिज़ाइनिंग भी इजी हो जाती है। यानी आपको एक वर्क लोड दिया जाता है कि भाई आपने ये काम करना है। अगर एक बिल्डिंग बनानी है लेट्स से, तो अगर उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स नहीं बनाएंगे तो आपके लिए उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ड्रा करना डिफ़िकल्ट होगा और बिल्ड करना भी डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन अगर उस बिल्डिंग के छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप, यानी सेम लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम, इसमें भी हम जब एक कंप्लीट प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो हमें इसे डिज़ाइन करना भी ईजी होगा और इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम को हम ओवरकम कर सकते हैं। अगेन जो हम देखते हैं, अगर इसकी रियल टाइम एग्जांपल दूँ बेटा, तो हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट करते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ की हों, चाहे नेस्ट है, कायद-ए-आज़म है, तो इनकी वेबसाइट्स में जाएं या बोर्ड की वेबसाइट में जाएं, फेडरल बोर्ड की, तो उसमें देखें हमारे पास बेटा डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। होम, अब हम एडमिशन्स में जाते हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है ना, फैकल्टी है। तो हम जब देखते हैं तो उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स, एक वेबसाइट के भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं। इससे क्या होता है कि एक तो वेबसाइट को डिज़ाइन करना इजी हो जाता है और सेकंड थिंग इज़ जब हमें किसी ख़ास मॉड्यूल में जाना हो, लेट्स सी मुझे एडमिशन के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं फैकल्टी या हम कह सकते हैं कि कॉन्टैक्ट या अदर मॉड्यूल में नहीं जाऊंगा, मैं स्पेसिफिक एडमिशन्स के मॉड्यूल में जाऊंगा। तो ये हमारे पास रियल टाइम एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में एक वेबसाइट को जब एक्सप्लोर करते हैं, चाहे सोशल नेटवर्क, उसके भी छोटे छोटे पार्ट्स बने होते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो प्रोग्रामर जो है, जो डेवलपर है, जो इस वेबसाइट को डेवलप कर रहा है या ऐप को डेवलप कर रहा है, उसके लिए एक तो उस ऐप को डेवलप करना इजी होगा और अगर कोई एरर आया है तो उस एरर को भी फाइंड करना और उसको रिमूव करना ये भी इजी हो जाएगा। और इससे क्या होगा, टाइम भी सेव होगा और जब टाइम सेव होगा तो ऑटोमेटिकली इट इज़ अ कास्ट इफ़ेक्टिव, और ये कास्ट इफ़ेक्टिव मेथड भी है। तो ये इसकी रियल टाइम एग्जांपल है बेटा। हम बात कर रहे थे प्रोसीजरल लैंग्वेज और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, तो उसकी हमने कहा कि हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, तो उसकी एग्जांपल हम जब बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि फोर्ट्रान इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ procedural language. Fortran stands for formula translation. This language is used in engineering science, engineering and mathematical science. Again जब हम बात करते हैं structured languages consist of fundamental three types. हम fundamental of three elements, उसमें हम जब एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें 3 एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर जाते हैं। नंबर 1 इज़ सीक्वेंस, यानी जब हमने इस
चैप्टर का स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे, कोई भी प्रोग्राम लिखते हुए आपने सीक्वेंस को लाजमी फ़ॉलो करना है, यानी ऑर्डर वाइज। अगर आपने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो हम प्रॉपर रिज़ल्ट अचीव नहीं करेंगे, तो एरर्स अकर होंगे। तो इट मीन्स राइटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, यानी लॉजिकल सीक्वेंस अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले हेडर फाइल्स, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, अगेन बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, देन हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। उस बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर भी हम देखेंगे कि हमारे पास पहले क्या वेरिएबल डिक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन है, देन इनपुट्स वगैरह, फिर आउटपुट है। ये नहीं है कि हम पहले जो स्टेटमेंट्स लिखनी होंगी उसकी बजाय कोई और स्टेटमेंट लिख दें, तो कभी भी हम अपने रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। अगेन इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो बेटा ये है कि सिलेक्शन में हम ये देख लेना होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास, हम जब शॉप पे जाते हैं शॉपिंग करने, तो हमने ये देखना होता है कि हमारे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं, यानी एवेल्यूएशन की बेस के ऊपर। हर किसी की अपनी एक डिफरेंट चॉइस होती है, उसमें से सेलेक्ट करना है। तो जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो हमने ये देखना है कि बेस्ड ऑन एवेल्यूएशन या रिजल्ट्स ऑफ एवेल्यूएशन एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी। लेट्स सी मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि अगर आप मेहनत करते हैं तो पास होंगे और आपको प्राइज़ मिलेगा, या आप पोजीशन लेते हैं तो आपको प्राइज़ मिलेगा। तो हमने एक एवेल्यूएट किया किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो देन वो चीज़ या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। उसकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम जब इफ़ स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये हमें हेल्प करेगी सिलेक्शन में। और इसी तरह इफ़ एल्स है, इफ़ एल्स इफ़ है, दीज आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर and used in selection। अगेन जो लास्ट थिंग है वो लास्ट एलिमेंट हम जब बात करते हैं रेपिटेशन की। रेपिटेशन जो है कब होती है किसी चीज़, रेपिटेशन मीन एक चीज़ का बार बार चलना। देखिए हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है या हम चाहते हैं कि ये चीज़ बार बार कंटिन्यूसली जो है ना एग्जीक्यूट हो, तो हमें वहाँ पे रेपिटेशन लगानी पड़ती है। तो अगर यूज़र चाहता है कि भी एक चीज़ बार बार डिस्प्ले हो, तो अगर हम डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उस रेपिटेशन के लिए हम लूप यूज़ करते हैं। रेपिटेशन के तौर पे हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, लूप यूज़ कर रहे होते हैं। देखिए इट मीन्स एग्जीक्यूटिंग वन और मोर स्टेटमेंट नंबर ऑफ टाइम्स। कब तक ये एग्जीक्यूट होती रहेंगी ये भी एक है, ये नहीं है कि ये इनफाइनाइट तक एग्जीक्यूट होंगी। हम कहते हैं जब तक एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड है देन उस टाइम तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज़ वो स्किप कर दे। तो बेटा हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, यानी लूप आगे हम एक डिस्कस करेंगे कि रेपिटेशन ऑफ स्टेटमेंट। तो हम अगर इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, फॉर लूप हम यूज़ करते हैं रेपिटेशन के तौर पे। तो बेटा ये जो हमने स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस की बात की है, जिसमें पास्कल इज़ अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर लैंग्वेज, तो इसमें हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स बेस कर रहे हैं। कितने बेटा, फंडामेंटल, there are 3 elements। Number 1 sequence, selection and repetition। One thing is important, जब हम आगे नेक्स्ट हमारे टॉपिक स्टार्ट होंगे तो बेटा these are the complete chapters। It means सीक्वेंस के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे कि सीक्वेंस में एक प्रोग्राम किस तरह लिखते हैं। फिर हम सिलेक्शन की बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट प्रोग्राम बनाएंगे।
फिर हम रेपिटेशन की बेस के ऊपर हम डिफरेंट प्रोग्राम जो है बनाएंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो हमें हेल्प कर रही है किसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस को। बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक है मेरे हमारे पास वो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे सिंपल फॉर्म में ऊप्स का नाम सुना होगा आपने। ऊप्स मीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब जो ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, नेम से क्लियर है, अगेन वही चीज़, हर टॉपिक जो है उसके जो गिवन होता है उसमें ही उसका आंसर गिवन है। देखिए ऑब्जेक्ट यानी यहीं से पता चल रहा है बेटा कि ये जो लैंग्वेज है ये बेस्ड कर रही है किसके ऊपर बेटा, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अब इसका पर्पस क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का? हम कहते हैं ये जो है ये रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स फॉर डिफाइनिंग एंड मैनेजिंग एन ऑब्जेक्ट। यानी हम जब बात करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को किस तरह डिफ़ाइन करना है और मैनेज करना है, तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि बेटा हमने इसको समझना है कि व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखिए ऑब्जेक्ट नेम, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड अ थिंग दैट कैन बी परफॉर्म अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़। जिसे हम कहते हैं एक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके एट्रीब्यूट्स भी हों और एक्टिविटीज़ भी हों। डमी चीज़ को आप ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर कर सकते। मैं कहूँ कि ये सपोज़ एक आम सी चीज़ को कह दूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से मैं कहता हूँ एक दीवार है, वॉल जो है दैट इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। नो, यानी ऐसी चीज़ जिसकी कोई इसके कोई एट्रीब्यूट्स हो एंड एक्टिविटीज़ हो। लाइक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट इज़ एन ऑब्जेक्ट। कैसे पता चला कि स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है बेटा? बेटा स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक मैं कहता हूँ स्टूडेंट ने, ये वन एट्रीब्यूट हो गया। स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर भी कह सकते हैं। स्टूडेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। दीज आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट को डिफाइन कर रहे हैं। अब इसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं? स्टूडेंट रीड कर सकता है, लिख सकता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब इसी तरह टीचर इज़ एन एग्जांपल, इज़ एन अनदर एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए बेटा कैसे, टीचर का नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं? ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं। इसी तरह एक व्हीकल है, कार है, कार एक ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन आएगा सर कार किस तरह ऑब्जेक्ट है? बेटा कार के एट्रीब्यूट्स हैं। कैसे? हम कहते हैं लाइक दिस, कार का मॉडल क्या है, कार का कलर क्या है, और उसके नंबर ऑफ व्हील्स, नंबर ऑफ सीट्स कह दें, ठीक है ना, ये उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। और नेम जो उसका ब्रांड है जो भी, यानी वो सुजुकी की है या टोयोटा वालों की है या किसकी है। इसी तरह बेटा अगर और एक एग्जांपल देखें, जैसे हम हॉस्पिटल के एग्जांपल लेते हैं, तो हॉस्पिटल में हमारे पास एक हॉस्पिटल में क्या क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स का नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कार की, तो एट्रीब्यूट्स
जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी कार की बेटा? तो कार की एक्टिविटीज़ क्या हैं? हम एक्सलेट करना, ब्रेक्स, ये इसकी एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा था बेटा हॉस्पिटल की, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की। जब हम बात करते हैं तो उसमें डॉक्टर्स जो हैं ये एक ऑब्जेक्ट है। अब डॉक्टर्स का नेम, डेजिग्नेशन, प्रॉपर ये मतलब किस चीज़ का डॉक्टर है, ये सारी चीज़ें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कॉन्टैक्ट नंबर, सेल फोन और एड्रेस और ये सारी चीज़ें। और इसी तरह उसके एक्टिविटीज़ भी हैं, ठीक है ना, ऑपरेट करना, चेक करना, ये सारी चीज़ें। और इसी तरह पेशेंट है, पेशेंट भी प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें पेशेंट नेम, उसका एड्रेस, ठीक है, और उसकी जो डिज़ीज़ है ये उसका किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसकी बेस हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं। तो हमारा इसका ये फ़ायदा है कि हम बजाय चीज़ों को ऐसे शो कर दें तो हम उसमें ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं और उसकी फर्दर क्लासीफाई करने के बाद हम उसके एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन करते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ डिफ़ाइन करती हैं, यानी उसके रोल्स क्या होंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका क्या रोल है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कार है, उसका क्या रोल है, एक्सलेट, ब्रेक्स, ये सारी चीज़ें। तो बेटा इससे क्या होगा, जब भी कोई आप ऐप या वेबसाइट, अगेन वही चीज़ के आप डेवलप करेंगे तो हमारे पास उसको डेवलप करना इजी होगा और फर्दर अंडरस्टैंड करना भी इजी होगा। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, ठीक है। C++ में भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी बेस के ऊपर आप डिफरेंट वेबसाइट्स या जैसे C है, इसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो हमें हेल्प आउट कर रही होती है ताकि हम किसी भी वेबसाइट को डेवलप करना हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। तो दीज आर कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये स्टार्टिंग है, मीन आपको सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन की मदद है। जब बेटा जब आप अभी तो आप मतलब इनिशियल लेवल है आपका, तो इसको समझना कि आपके लेवल तक ये बात है। जब इंशाअल्लाह आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो देन आप इसमें आप C लैंग्वेज, C++ और इसी तरह आप जावा एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो आप एडवांस में जावा इसे स्टडी करेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अच्छा बेटा देखिए, हमने यहाँ पे देखना है कि पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं जो C है, जो आपके कोर्स का भी पार्ट है, जिसे आपने इंशाल्लाह पढ़ना भी है, मतलब आपके जो है सिलेबस का पार्ट है। तो बेटा आपने इसको पढ़ना है और इसके बारे में डिटेल में इस 10th क्लास में हमने सीखना है इसके में। तो ये कब डेवलप हुई थी बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेवलप्ड इन 1970s। ये फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स में कि व्हेन वाज C लैंग्वेज डेवलप्ड। तो बेटा आपने जो इसमें सर्कल करना है वो ऑप्शन है 1970। एक और इसमें है कि किसने हु वाज डेवलप द C लैंग्वेज, डेनिस रिची। अनदर इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ फेडरल बोर्ड के जो C लैंग्वेज है ये किसने डेवलप की है? तो बेटा डेनिस रिची ने डेवलप की है, ठीक है। जो और भी अगर मतलब जो मेंशन नेम होगा ये इम्पोर्टेंट नेम है। अब ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया कि ये C लैंग्वेज है। बेटा इसमें हम ये देखते हैं कि C लैंग्वेज की जो एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। तो बेटा जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के ऊपर होगा। हम देखेंगे कि जो कंपाइलर है या इंटरप्रेटर है क्या करते हैं, ये इसका नेक्स्ट एडवांस जो हम नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी पे होगा। तो हमने ये देखना है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर बेस्ड कर रहे हैं किसके ऊपर, C लैंग्वेज के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं, विंडोज 7, 10, 8, तो ये भी C लैंग्वेज में बने हुए हैं बेटा। इसी तरह डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी डेटाबेस का मतलब कलेक्शन ऑफ डाटा। हम जब डाटा की बात करते हैं तो हमें डाटा को कलेक्ट करना है, उसे मैनेज करना है प्रॉपर, उसमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, क्वेरीज लगाती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे वो भी C में बना होगा।
इसी तरह स्प्रेड शीट, एक्सेल शीट्स वगैरह जो बनी हुई है वो भी सी लैंग्वेज में। गेम्स आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इसमें आप पबजी, ठीक है ना, पबजी तो क्या और लैंग्वेज है, मतलब जावा वगैरह इसमें हम बनाएंगे, जावा बस पाइथन, ठीक है ना। तो इसमें हमने ये देखना है कि ये जो गेम्स हैं ये भी सी लैंग्वेज की बेस के ऊपर बनेंगे। अगेन हमारे पास है सी शार्प। अब हमने डिस्कस किया कि सी क्या है। अब अगेन है सी प्लस प्लस। नाम से भी क्लियर है कि जो हम कहते हैं कि द एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज इज कॉल्ड सी प्लस प्लस। अनदर थिंग इज़ कि द सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज इज कॉल्ड सी प्लस प्लस। मतलब क्या है कि जो सी का सुपर सेट है, यानी सी का जो एडवांस स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, तो हम यानी सी एक सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल सिंपल है, आपने देखा इसकी ऐप्स हैं, यानी उससे भी एडवांस जब हम जाते हैं तो उसका जो एडवांस लेवल है वो है सी प्लस प्लस। तो बेटा ये कब डेवलप हुई थी? 1983 से 85, और किसने बनाया है? बजाज स्ट्रास्टॉक। और दिस इज़ कॉल्ड मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज, ठीक है ना। और इसके भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। अगेन है वीबी, विजुअल बेसिक, ठीक है बेटा। अब इसमें वीबी विजुअल बेसिक में हम आपने नाम सुना होगा GW बेसिक, ठीक है, यानी जो हम स्टार्ट में स्टूडेंट को सिखाते हैं, जो ओल्ड अगर 10th की जो अब बुक चेंज हुई है, इससे पहले जो स्टूडेंट को पढ़ाया जाता था वो बेसिक है। बेसिक लैंग्वेज जो है, हम जब बात करते हैं वीबी की, विजुअल बेसिक, इसमें विंडोज़ और वेब एप्लीकेशंस बनाई गई है, ठीक है ना। और जितने भी इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस हैं, एजुकेशन की, गेम्स हो गई बेटा, वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगी, बिज़नेस होंगे, वो वीबी में बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ जाती है इसकी फर्दर एप्लीकेशन। बेटा नेक्स्ट जो इसमें हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे थे कि पॉपुलर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उसमें नेक्स्ट जो है सी शार्प है। ये जो साइन है ये नंबर का साइन नहीं है बेटा, मोस्टली स्टूडेंट जो है ना ये भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सर ये तो सी नंबर, बेटा इट मीन्स सी शार्प। ये एक प्रॉपर लैंग्वेज है जो 2000 में इंट्रोड्यूस हुई है। और किसने डेवलप किया बेटा? माइक्रोसॉफ्ट। और इसको एक तो इजी टू अंडरस्टैंड है एंड एफिशिएंट है। जितने भी वेब बेस्ड एप्लीकेशंस हैं वो भी सी शार्प में बनी हुई हैं। मतलब जब हम बात करते हैं .NET, जिसे हम एग्जांपल के तौर पर अगर कहें ASP.NET, ये एक लैंग्वेज, एक टूल है, फ्रेमवर्क है वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो इसमें हम जो मोस्टली लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं वो सी शार्प यूज़ करते हैं, और उसकी बेस के ऊपर हम डिफरेंट वेबसाइट डेवलप करते हैं, वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। गेम्स हो गई वो भी हम इसके सी शार्प लैंग्वेज में डेवलप कर सकते हैं। गेम्स तो बेटा आपकी फेवरेट, जब भी गेम्स का नाम होता है आप खुश हो जाते हैं। अगेन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपने 9th में पढ़ा होगा, जो हम रिलेटेड टू मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे हमारे पास अगर बात करते हैं स्क्रीन सेवर हो गया, ठीक है ना, एंटीवायरस हो गए जो वायरस को डिटेक्ट करते हैं और देन रिमूव कर देते हैं। तो जैसे अवेरा, विंडोज़ डिफेंडर, मतलब ये बेटा ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आएंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर। बिज़नेस एप्लीकेशन जितनी बनी हुई है, मतलब रिलेटेड टू कोई भी बिज़नेस है, चाहे वो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, एयरलाइंस हैं, होटल्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बेटा जितने भी बिज़नेस एप्लीकेशन है वो भी सी शार्प में डेवलप हुई है। अगेन जब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो लेवल है वो है जावा नेम से क्लियर है बेटा। अभी तक जितने भी हमने लैंग्वेजेस पढ़ी है, नो डाउट सी, ये जो हमारे पास सी है, C++ है, वीबी है, ये जो सी शार्प है, सी शार्प भी लाइक C एंड C++ सिमिलर है। थोड़ा सा इसका सिंटैक्स जो है ना हमारा डिफरेंट हो जाता है।
यानी उसके जो रूल्स हैं हर लैंग्वेज को लिखने के वो चेंज हो जाते हैं। बाकी मोस्टली जो कंसेप्ट होता है वो सेम होता है। यानी हम ये कह सकते हैं लॉजिक चेंज नहीं होती, सिंटैक्स चेंज हो जाता है। तो कभी ये परेशान ना हो कि ये जो लैंग्वेजेस हैं, हम सी की बात की, C++ की, अभी C# है, VB है और ये जावा है, तो क्या ये लैंग्वेजेस हैं, इनको अगर एक स्टूडेंट सीख जाता है तो उसके लिए C++ सीखना और फिर इसी तरह जावा C# सीखना इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग। बेटा जो जावा है वो इन सब का एडवांस स्ट्रक्चर है, ऐसे समझें। जावा डेवलप किसने किया? इट्स डेवलप बाय सन माइक्रोसिस्टम। क्वेश्चन आता है हु वाज डेवलप द जावा, तो बेटा आपने मेंशन करना है जावा वाज डेवलप सन माइक्रोसिस्टम। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ फेडरल बोर्ड। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट MCQs है, मोस्टली रिपीट हो चुका है, पास पेपर्स में आप चेक कर सकते हैं। वेब पेजेस, यानी जब हम वेबसाइट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो भाई वेबसाइट तो बनानी है, उससे पहले आपके पास वेब पेज भी तो होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि एक रजिस्टर है, उसके अंदर कैसे रजिस्टर होगा, या एक बुक है तो वो कैसे बुक होगी? कलेक्शन ऑफ पेजेस। पेजेस होंगे तो एक बुक होगी, या एक रजिस्टर होगा, एक नोटबुक होगी। तो सेम लाइक एक वेबसाइट भी वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। तो एक वेब पेज जब आप ड्रॉ करते हैं या आप डेवलप करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं बेटा कि वेब पेज बनाने के लिए भी हमें प्रॉपर लैंग्वेज, एक वेबसाइट बनाने के लिए लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब है हम वेब पेजेस बनाएंगे तो वेबसाइट बनेगी, और इन वेब पेजेस को लिंक करते हैं प्रॉपर, तो देन जो है ना हमारे पास एक प्रॉपर वेबसाइट होती है। और वेब पेजेस को भी लिंक करने के लिए आपने एक टॉपिक सुना होगा, हाइपर लिंक्स, ठीक है ना, जो एक पेज से दूसरे पेज में हमें जाने के लिए हेल्प करता है। तो हम ये वेब पेज डेवलप कर रहे होते हैं किस लैंग्वेज में बेटा? जावा में। नेक्स्ट है नेटवर्क कंप्यूटिंग। यानी एक बहुत बड़ी फील्ड है। जैसे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और इंटरनेट को यूज़ करते हुए बहुत सारी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे होते हैं, ऐप्स, सोशल नेटवर्क, जैसे आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, जो मोस्टली आप ज़्यादातर टाइम जो है ना उसमें आप स्पेंड करते हैं। यानी अपने खाने का टाइम भी मेरे ख्याल में हम बजाय मतलब खाना खाने के हम स्टेटस लगा रहे होते हैं। तो नेटवर्क कंप्यूटिंग हमें हेल्प करता है कि डिफरेंट नेटवर्क्स को, यानी नेटवर्क हम एक कंप्यूटर का दूसरे से के साथ कनेक्ट होना, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। एक पर्सन का थ्रू डिवाइस, एक पर्सन का थ्रू डिवाइस दूसरे पर्सन के साथ थ्रू डिवाइस, यानी वन कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू अनदर, वन डिवाइस इज़ कनेक्टेड टू अनदर, दैट इज़ कॉल्ड नेटवर्क। तो नेटवर्क कंप्यूटिंग, जितने भी आपकी नेटवर्किंग हो रही है, इंटरनेट के ऊपर जो काम हो रहा है, ये सारी बेस्ड कर रही है नेटवर्क कंप्यूटिंग, यानी कंप्यूट करना, कंप्यूटेशन से है। तो इसमें भी जावा लैंग्वेज है। कैसे आप कहेंगे कि भी कैसे पता चला कि नेटवर्क कंप्यूटिंग? जैसे हम राउटर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ब्रिजेस यूज़ कर रहे होते हैं, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए आप स्विच यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना, इंटेलिजेंस डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम हब यूज़ कर रहे हैं। बेटा ये कैसे पता चलेगा राउटर को कि मेरी डिवाइस कनेक्ट होने जा रही है? डेफिनेटली कोई लॉजिक, प्रॉपर एक लॉजिक यूज़ हुई है, तो उसे पता चलता है कि ये डिवाइस ऐड है, और जब आप कनेक्ट होते हैं तो वो आईडी लेता है, पासवर्ड लेता है, नेम फाइंड करता है। तो प्रॉपर उसमें भी एक कंप्यूटेशन प्रोसेस है, और वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है? हमारे पास जावा यूज़ हुई है। अगेन हमारे पास जो वेब एप्लीकेशंस हैं, वेबसाइट भी हमने प्रॉपर डेवलप कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र, आप बहुत सारे ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है एग्जांपल के तौर पे, इसी तरह मोज़िला हो गया, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम हो गया। ये भी जो जितने भी आपके पास ब्राउज़र्स हैं, इनके अंदर भी आप जावा यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है जावा और गेम्स वगैरह डेवलप हो रही हैं, रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन जो है ये आप बना रहे हैं। तो स्मार्ट एप्लीकेशन जो बनाए रहे हैं, जावा का प्रॉपर यूज़ है। तो जावा जो है एक एडवांस स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हैं। तो बेटा ये हमने जो डिस्कस किया है, दीज आर कॉल्ड पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस। हैव यू एनी क्वेश्चन?